हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीआईपीज लॉजिक। आज हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब टू वीआईपीज लॉजिक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री विच प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन 1766। देन इट टुक ऑलमोस्ट 2 centuries. Finland adopted this law. Then US in 1966. Then UK 2000. Then फिर our India 2005. हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ आरटीआई इन इंडिया एंड रीजन फॉर लेट डेवलपमेंट। इंडिया में लेट डेवलपमेंट का कारण था ब्रिटिश सरकार। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार राज करती थी और उनके ये 3 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स यही मेन कारण था लेट डेवलपमेंट का हमारे इंडिया में, क्योंकि इनके अनुसार इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ट्रस्ट माना जाता था। डेवलपमेंट ऑफ आरटीआई इन इंडिया। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात सबसे पहले एक प्रेस कमीशन में 1952 में की गई थी। फिर उसके बाद में जनता दल पार्टी के इलेक्शन प्रोपोगंडा में आरटीआई की बात की गई 1977 में। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 में बताया गया राइट टू लाइफ के बारे में। तो जुडिशरी ने हमारे कई बार डिसीजन दिए कि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन भी इम्बेडेड है। जैसे कि अगर हमको बोलने का अधिकार है तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने का अधिकार क्यों नहीं है? हम गलत क्यों बोलेंगे? इंफॉर्मेशन रिसीव करके ही हम सही बोलने का अधिकार हमको इसमें भी इनबिल्ट है। और राइट टू लाइफ में बताया गया है हमको जीने का अधिकार है, तो हमको जीने के लिए कुछ जानने का अधिकार भी उसी में एम्बेडेड है। अगर हम जानेंगे नहीं तो सही तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। हैं जिनमें जुडिशरी ने बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें क्यों है। जैसे बेनेट कॉलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1973 का केस है जिसमें बताया गया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन is not only the press but also the right of public interest। मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले बात की गई थी फ्रीडम प्रेस कमीशन में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है बहुत जरूरी है। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो सिर्फ प्रेस के लिए नहीं बल्कि पब्लिक एट लार्ज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस केस में बताया गया 1973 में जुडिशरी ने डिसीजन दिया। और एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975, जिसमें बताया गया पीपल हैज राइट टू नो अबाउट द पब्लिक वर्क। कोई भी पब्लिक वर्क हो रहा है उसके बारे में जानने का अधिकार लोगों को दिया गया है राइट टू नो के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर। और फिर एक केस आता है एशर ऑयल लिमिटेड वर्सेस हॉलर उत्कर्ष समिति। ये 2004 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बताया गया कि पीपल हैज राइट टू नो स्पेशली इन विच केसेस विच इन्वॉल्व्स हेल्थ एंड लाइफ, विच अफेक्ट हेल्थ एंड लाइफ। मतलब जो हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे केसेस में लोगों को जानने का अधिकार होता है। ये इनिशियल स्टेज में जुडिशरी के स्टेप्स थे छोटे छोटे, जो कि हमको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की ओर बढ़ा रहे थे स्टेप बाय स्टेप। कुछ राज्यों ने इस लॉ से इम्प्रेस होकर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही इस लॉ को अडॉप्ट कर लिया, जिनमें से सबसे पहला जो था वो तमिलनाडु था, जिसने 4 मई 1977 को इस लॉ को अडॉप्ट किया। फिर 31 जुलाई को गोवा ने किया, देन मध्य प्रदेश ने 1998 में, फिर महाराष्ट्र में 2000 में, फिर दिल्ली में। देन जो इंडिया का आया था पहला इंफॉर्मेशन के बारे में, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 में आया था, जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था। इस वजह से उसके बाद इसको हटा करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 11 मई से लोकसभा में पास हुआ
और 12 मई को राज्यसभा से पास हुआ। देन 15 जून को प्रेसिडेंट ने इसकी कंसेंट दे दी, अपने सिग्नेचर कर दिए। और प्रेसिडेंट कंसेंट के बाद से ही कुछ सेक्शंस थे जो सो वोटर डिस्क्लोजर और जो एपीआईओ पीआईओ कौन कौन से ऑफिसर्स रहेंगे और सीआईसी का गठन, ये सेक्शंस जो थे, ये कुछ सेक्शंस उसी दिन से इफेक्टिव हो गए थे। बाकी जो सेक्शंस थे पूरी तरीके जो ये एक्ट इफेक्टिव हुआ वो 120 दिनों बाद जाकर इफेक्टिव हुआ। 12 अक्टूबर 2005 से ये एक्ट इफेक्टिव है और इसी कारण जो गवर्नमेंट है वो 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आरटीआई वीक सेलिब्रेट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इसका वो था फेयरनेस यानी निष्पक्षता, अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी माने पारदर्शिता। पब्लिक के वर्कों में जो पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता होनी चाहिए। सेक्शन 1 इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है जो कि लगभग ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हट जाने के बाद में और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आ जाने के बाद में, जो कि 9 अगस्त को साइन हुआ था और इफेक्टिव हो गया था 31 अक्टूबर से, इसके साइन हो जाने के बाद में, इफेक्ट में आ जाने के बाद में जो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है सारे एक्ट अपने जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल कर रही है। सेक्शन 2F बात करता है किन किन फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स के रूप में हम लोग ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के रूप में, मेमोज के रूप में, ईमेल्स के रूप में, ओपिनियंस के रूप में, एडवाइसेस के रूप में और प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड्स, पेपर्स, सैंपल पेपर्स के रूप में हम लोग पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी ये आरटीआई का सबसे मेन टॉपिक माना जा सकता है। पब्लिक अथॉरिटी माने लोक प्राधिकारी, यानी कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो कि बनाया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए या कॉन्स्टिट्यूट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ द्वारा बनाया जाए या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया जाए। कोई भी बॉडी जो कि ओन्ड या कंट्रोल की जाए या सब्सटेंशली फाइनेंस्ड यानी मूलतः जो फाइनेंस की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, और उसमें इंक्लूड किया जाता है एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी, जो कि रिसीव करते हैं मूलतः फंड, गवर्नमेंट के फंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इनमें सभी एनजीओज भी आते हैं जो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिस्प्यूटेड चैप्टर के तौर पर पब्लिक अथॉरिटी को हम मान सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको केस लॉस के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले जो केस है वो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस रमेश चंद्रा है। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि ये जो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिबको और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी एनसीसीएफ और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी एनएफईडी, ये तीनों ही जो है पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत में आते हैं। ये तीनों पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत में आते हैं, ये बताया गया था 14 मई। और दूसरा केस आता है श्री सुभाष चंद्र एंड अदर्स वर्सेस इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें कई लोगों ने ऑब्लिगेशंस लगाए थे कि इफको जो है ह्यूज अमाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड करती है, फिर ये इफको जो है ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत में क्यों नहीं आती। तो सीआईसी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफको को ह्यूज अमाउंट में सब्सिडी के तौर पर फंड प्रोवाइड करती है ताकि इफको जो है पब्लिक को कम दामों पर फर्टिलाइजर्स जो वो बनाती है वो प्रोवाइड करा सके पब्लिक को, इसलिए ये इफको जो है ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत में नहीं आती है। ये केस था ब्रजलाल दुबे वर्सेस एसआईसी लखनऊ, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि अमिताभ बच्चन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी आप किसी भी इंडिविजुअल से उसके बारे में प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। और जैसे कि आप अपने चाचा के खिलाफ में आरटीआई दाखिल करके उनसे ये नहीं पूछ सकते कि चाचा कहाँ पर जॉब करते हैं या कितना कमाते हैं वगैरह वगैरह। कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप किसी भी इंडिविजुअल से नहीं ले सकते। पब्लिक अथॉरिटी अगर है तो उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
ये कुछ रिसेंट में हुए केसेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो कि बना था 1948 में, जिसमें असीम टक्कर ने एक आरटीआई फाइल की थी, जिसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मई 2018 में बताया कि जो पीएमएनआरएफ है ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। और फिर उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिस्प्यूटेड केस के तौर पे आया था सामने, पीएम केयर फंड, जो कि बना था 28 मार्च 2020 में, कोविड आ जाने के बाद में ये बना था। और 29 मार्च को ही एक सोशल एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले, जिन्होंने आरटीआई फाइल कर दी थी इसके अगेंस्ट में, ये जानने के लिए कि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत में आता है या नहीं आता है। तो आपके लिए जानने के लिए बता दें कि ये चेयरमैन इसके जो हैं ये नरेंद्र मोदी हैं, और इनके जो 3 बाकी मेंबर हैं, होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उसके बावजूद भी ये पूरी तरीके जो कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसकी डेफिनेशन होती है पब्लिक अथॉरिटी की, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट या वगैरह वगैरह, तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा ही बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बावजूद जो 29 जून को पीएमओ की एपीलेट अथॉरिटी ने बताया कि ये जो है पीएम केयर फंड ये पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत में नहीं आता। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सेक्शन 3 बात करता है राइट किसको ये दिया गया, राइट टू फाइल आरटीआई किसको दिया गया है। ये अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को, ये इंडिया के ही सिटीजन्स को दिया गया है, फॉरेनर्स को इसलिए नहीं दिया गया है ताकि वो हमारी जानकारी प्राप्त ना कर सके, नहीं तो कोई भी फॉरेनर आएगा और हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। और सेक्शन 4 में बताया गया ऑब्लिगेशंस क्या बताई गई हैं पब्लिक अथॉरिटीज को, जैसे सो मोटो डिस्क्लोजर है, यानी अपने बारे में जानकारी जो है अपनी वेबसाइट में पहले से ही डालकर रखनी होती है पब्लिक अथॉरिटीज को। सेक्शन 5 बात करता है ऑफिसर्स अंडर आरटीआई। 2 तरह के ऑफिसर्स, एपीआईओ और पीआईओ, यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। इनका काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपने आंसर शीट की कॉपीज मांगता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर ये इंस्टीट्यूट आंसर शीट की कॉपी देना से मना कर दे, इनकार कर दे, तो फिर क्या होगा, हम जो स्टूडेंट है एपीआईओ या पीआईओ के अंतर्गत में एक आरटीआई फाइल करेगा कि हम, तो फिर उसके बाद में जो एपीआईओ होंगे, ये पीआईओ होंगे, ये इंस्टीट्यूट को ऑर्डर करेंगे कि बच्चे को आंसर शीट की कॉपी प्रोवाइड करी जाए। तो आंसर शीट की जो कॉपीज हैं ये प्रोवाइड करी जाएंगी किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन को। अगर ये एपीआईओ ऑर्डर करेगा तब इंस्टीट्यूशन जाके बच्चे को ऑर्डर, पीआईओ के ऑर्डर पर बच्चे को आंसर शीट की कॉपी प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 6 बात करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की, जैसे कि आप एपीआईओ के पास में फाइल करेंगे तो उसके पास में मैक्स टाइम होता है 35 डेज का रिप्लाई देने का, आपकी इंफॉर्मेशन देने का, और पीआईओ जो है वो 30 डेज में देगा। और अगर कोई लाइफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो एपीआईओ या पीआईओ को 48 आवर्स में रिप्लाई उसका देना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मीन्स जैसे कि अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से मांगती है तो उनको 40 डेज का टाइम दिया गया होता है। सेक्शन 7 जो है बात करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपने एपीआईओ या पीआईओ के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दी है तो एपीआईओ के पास में मैक्सिमम रिप्लाई देने का टाइम होता है 35 डेज का और पीआईओ के पास में होता है 30 डेज का। अगर आपकी इंफॉर्मेशन लाइफ रिलेटेड है तो उसको एपीआईओ या पीआईओ को 48 आवर में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मीन्स अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में जानकारी चाहती है तो उसमें 40 डेज का टाइम इनको दिया गया है। अगर कोई भी एपीआईओ या पीआईओ अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता है तो उसे रीजनिंग देनी पड़ेगी कि आपकी रिक्वेस्ट किस रीजन पर रिजेक्ट कर रहा है। सेक्शन 8 में बताया गया है एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर
ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, जैसे कि कोई नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो, वो उसके बारे में आप नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते, या फॉरबिडेड बाय लॉ हो, अगर लॉ ने मना कर दिया है कि इसके बारे में जानकारी आप नहीं ले सकते तो फिर नहीं आप जानकारी ले सकते, या भी किसी भी प्रकार की ट्रेड सीक्रेट हो, जैसे कि कोई पेटेंट है, जैसे पेप्सी, कोका कोला वगैरह का आप ट्रेड सीक्रेट नहीं ले सकते, कोई पेटेंट फाइल किया उन्होंने तो वो आप नहीं ले सकते कि क्या ट्रेड सीक्रेट है। और प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेज है, वो पार्लियामेंट में सभी प्रकार की जानकारियां पार्लियामेंट के अंदर की आप नहीं ले सकते। और कैबिनेट पेपर्स की, मंत्रिमंडल पेपर्स के बारे में भी आप जानकारी, ये जो एग्जेम्प्टेड है ये आरटीआई के अंतर्गत। और कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर आपका कोई, जैसे हमारी गवर्नमेंट का कोई पैक्ट फॉरेन गवर्नमेंट से होता है और वो कॉन्फिडेंशियल है और उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं ले सकते। कोई भी पैक्ट हुआ, जैसे राफेल डील हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग नहीं ले सकते अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिडेंशियल कर रखा है पहले से। और इंफॉर्मेशन इन्वेडिंग प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि एक केस बताया था हमने अमिताभ बच्चन वाला, कि अमिताभ बच्चन की इंडिविजुअल्स के बारे में हम लोग जानकारी नहीं ले सकते हैं, कि किसी भी चाचा हमारे क्या कर रहे हैं, चाची कितना कमा रही हैं, इस तरीके की जानकारी हम लोग इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं ले सकते। और फिर आखिरी आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते, कि कोई पूछने लगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन हुई हमारे खिलाफ में, अगर तो किसने आपको जानकारी दी, इसके बारे में आपको नहीं बताया जा सकता। ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ये एग्जेम्प्टेड है। बात करता है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी क्या होता है, अगर आप अपने हित या जनहित को छोड़कर कोई दूसरी चीज के बारे में किसी पब्लिक अथॉरिटी से, जैसे कि किसी और के लिए आप जानकारी चाहते हैं, किसी और के लिए जानकारी चाहते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, तो आप हो जाते हैं थर्ड पार्टी। ऐसे सिचुएशन में एसपीआईओ या सीपीआईओ जो है 5 दिन के अंदर रिक्वेस्ट फाइल करेगा पब्लिक अथॉरिटी की कि आप इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं या इस जानकारी से डिनाई करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर कोई सजेशन या क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द।